नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बात करेंगे कि संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं, अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, और कोई यौगिक संक्रमण तत्वों का कोई भी यौगिक होगा, कोई भी कंपाउंड होगा या कोई भी आयन होगा, रंगीन कौन सा होगा, रंगहीन कौन सा होगा, अनुचुंबकीय कौन सा होगा, प्रतिचुंबकीय कौन सा होगा। हमें वो कैलकुलेट करने भी आना चाहिए, पता लगाने भी आना चाहिए। इसके बारे में बात करेंगे और प्रश्न इससे रिलेटेड किस तरह से आएंगे, इनके बारे में भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना। मैं रंगीन और अनुचुंबकीय गुण के बाद अगर टाइम बचता है तो और भी गुणों को मैं व्याख्या कर दूंगा, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की तरफ चलते हैं, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि संक्रमण तत्वों के क्या क्या गुण होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, ये धातु होते हैं, ये सभी ठोस होते हैं, इनके यौगिक और आयन प्रायः रंगीन होते हैं, प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं। और हमने पढ़ा था ये मिश्र धातु बनाते हैं, अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, संकुल का निर्माण करते हैं, उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं तथा परिवर्ती संयोजकता होती है। तो ये सारी चीज़ों को हमें डीप में जानकारी लेना है, गहराई में समझना है इसको, क्योंकि जब तक इसको गहराई में नहीं समझेंगे तब तक संक्रमण तत्वों के सही प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे, यानी प्रश्नों का सही जवाब देने में हमको तकलीफ हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे बच्चों। और सबको गुड इवनिंग, आप सबको मेरा नमस्कार। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। सबसे पहला शब्द आएगा कि भाई संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं, ये रंग क्यों प्रदर्शित करती है। लेकिन इसको कोई यौगिक रंगीन है कि रंगहीन है, ये कैसे पता लगाएंगे, इस बारे में मैं थोड़ी सी बातचीत करता हूं। सबसे पहली बात समझेंगे कि ये एक बात याद रखना, वे संक्रमण तत्वों के यौगिक जो है प्रायः कैसे होंगे, रंगीन होंगे। अगर उसका जलीय विलयन है तो रंगीन होगा। लेकिन रंगीन होने का कारण की तरफ जाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी को ध्यान में रखते हैं। ऐसा कोई भी संक्रमण तत्व का आयन होगा जिसमें उसके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह रंगीन होगा। क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। होगा तो रंगीन होगा। इस बारे में आपको पता होगा, कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैं एक तत्व के बारे में बात करता हूं, कॉपर तत्व है। इस कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानते हो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कितना होगा, 1s2 2s2 2p6। वन एस टू 2s2 2p6। एक बात समझना है कि वो रंगीन क्यों है कोई आयन। ये धातु है, जब भी किसी दो तरह के आयन इसके बनते हैं, Cu+ बनता है और Cu2+ बनता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों में से, ये तो तत्व है ना, ये तो धातु है ना, धातु जब कोई यौगिक बनाता है तो वो किसी न किसी आयन के रूप में रहता है। जैसे मैं अगर बोलूं CuCl है, CuCl2, ये दो प्रकार का यौगिक बना लिया इसने। ये यौगिक कब बना, जब कॉपर की संयोजकता यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। आप ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो आप जानते ही हो, तो वो बातें हैं। इसी तरह से Cu2SO4 बनाएगा सल्फेट के साथ और ये बनेगा CuSO4 अगर Cu2+ हुआ तो। इसी तरह से हम बोलें CuNO3 ट्वाइस। तो याद रखना, इन यौगिकों में Cu की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसमें Cu की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ये और ये, हम ये नहीं सोचेंगे कि यौगिक रंगीन है कि रंगहीन है, ये सोचेंगे कि भाई इसका आयन कौन सा है, इसका आयन कौन सा है, ये वाला आयन है, तो इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है वो पता लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पता लगा लेंगे कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, या तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो हमने बोला कि वो रंगीन होगा, लिखा है उपांतिम डी कक्षक में। तो क्या रंग होते हैं, क्योंकि उसके उपांतिम डी कक्षक में क्या होगा,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये बात पता लगाते हैं। तो कैसे करेंगे, हमने बोला ना, हम इन यौगिकों को नहीं सोचेंगे, हम इनके बारे में सोचेंगे भाई इसका कॉपर का आयन कौन सा है, तो ये Cu+ है। इनमें कॉपर का आयन कौन सा है, तो इनमें ये Cu2+ है, इन सब में। तो यदि ये आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सबके सब रंगीन होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। तो देखते हैं क्या होगा, रंगहीन होगा। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो पहले एक बात समझ लो कि इनमें से कौन रंगीन है कौन रंगहीन है, ये पता लगाने के लिए सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलिए इसका परमाणु, तो पहले कॉपर को समझो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब एक गड़बड़ है यार कि 3d9 अस्थायी होने के कारण 3d9 नहीं रहेगा, वो 3d10 हो जाएगा। और 3d10 होने के लिए क्या करेगा, वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको दे देगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसा होगा। अब आप ये जानते हो कि ऊर्जा स्तर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यहां से यहां तक का ये तीसरा है, और ये वाला चौथा है जो लास्ट का है। हमेशा अगर इसको एक क्रम में लिखें, एक निश्चित क्रम में लिखें, तो क्या लिखेंगे, परमाणु में किस क्रम में है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना बहुत जरूरी होता है ना, ध्यान रखना। जो बच्चे नहीं सीखे उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला पूरा फुल वीडियो देखिए, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो होगा। तो अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये पा रहे हैं कि पहला ऊर्जा स्तर का है। पहला ऊर्जा स्तर किसको, तो ऊर्जा स्तर किसको बोलते हैं, नाभिक के चारों ओर जहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की चाहे जाने की संभावना होती है, इन सर्कुलर पाथ को यानी वृत्ताकार कक्ष को ही ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये पहला हुआ, तो यहां पर 1s2 हुआ। दूसरा ऊर्जा स्तर में क्या क्या मिला, दूसरा ऊर्जा स्तर मिला 2s2 2p6 मिला। तीसरे ऊर्जा स्तर में क्या मिला जरा देखें बेटा, 3s2 3p6 एंड 3d10। और फिर आखिरी ऊर्जा स्तर 4 में हमें क्या मिल रहा है, 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब मैं कहता हूं कि यहां पर Cu+ है, आपको पता है किसी भी आयन पर प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब है उसमें जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन कम है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसमें 29 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें कितना होगा, 28 होगा। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उन्होंने दान कर दिया किसी को, तब धन आवेश आ गया। इसमें कितना होगा, 29 है, 2 कम हो गया, 27 होगा। 2 कम कैसे, 1 कम कैसे हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये 4s से एक बाहर से निकलते हुए अंदर की तरफ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0, इसका हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए आप विजुअलाइज कीजिए, उसकी परमाणु की संरचना को आपको सोचना पड़ेगा कि संरचना कैसी होगी। तो इसकी संरचना कैसी है, 2+ यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो गया, देखिए 4s से, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा। तो हम ये तो समझ गए परमाणु की संरचना ऐसी होती है। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, आयंस के बारे में। तो फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा जरा देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 दो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो आखिरी कोश ये है, तो यहां से पहले एक कम हो जाएगा, यानी कि 4s0 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d10। s पर एक भी इलेक्ट्रॉन, या d पर 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताना यह है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है। अयुग्मित डी कक्षक में देखना, उपांतिम डी कक्षक, ये 4s के अंदर वाला है, तो ये इसमें डी में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, अयुग्मित यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यहां पर 0। ये इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें देखो युग्मित है युग्मित है युग्मित है युग्मित है युग्मित है, जोड़ी है। अयुग्मित किसको बोलेंगे, एक बॉक्स में ये एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ।
ऐसा हुआ तो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन इसी जगह पर इस तरह से हुआ तो युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। हो गया, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन हमें ज्ञात करना है किसको, किसको ढूंढना है, अयुग्मित। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है ये पता चल गया कि ये, इसका रंग कैसा होगा, रंगहीन होगा। रंगहीन का मतलब क्या हुआ, रंगहीन का मतलब हुआ श्वेत होगा, सफेद होगा, श्वेत कलर। कैसा कलर, श्वेत कलर, सफेद कलर, वाइट कलर, दुधिया कलर, इस तरह का कलर होगा, कोई रंग नहीं होगा इसमें। श्वेत मतलब कोई रंग नहीं, सीधी सी बात है। तो ये हुआ। अब Cu प्लस का कोई भी कंपाउंड होगा यौगिक जो Cu प्लस से संबंधित है, जैसे CuCl में Cu की ऑक्सीडेशन नंबर Cu प्लस है, एक है। Cu2SO4, CuNO3, Cu3PO4, ये सब रंगहीन होगा। इसके जली विलयन भी रंगहीन होगा, इसके जली क्रिस्टल भी रंगहीन होगा। अब Cu+2 के बारे में बात करते हैं, चलिए वो कैसा होगा। Cu2+, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या देखने को मिलेगा, Cu2+, Cu को देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ, यानी कि एक कम हुआ 4s से और एक कम हो जाएगा उसके, ये बाहर का है तो 4s से पहले कम हो जाएगा, फिर उसके बाद 3d का कम होगा। तो 4s का कम हो गया, फिर 3d का, 3d 9 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d9। s में देख रहे हो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि d में देखोगे आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं, तो हम कह सकते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू कितना होगा, यहां पर 1 है, अयुग्मित 1 है, अनपेयर 1 है। इसका मतलब है रंग कैसा होगा, ये रंगीन होगा। और आपको बता दूं ये रंगीन है, और बड़ी मजेदार बात यह है कि रंगीन तो है, लेकिन ये कैसा रंग है, नीला रंग होता है, नीले रंग का होता है। ये आयन नीले रंग का होगा। इसका मतलब इसका यौगिक कौन सा हुआ, ये सभी रंगीन होगा। CuSO4, CuCl2, CuNO3 twice, Cu3PO4, थ्राइस, ट्वाइस। यानी जो भी कंपाउंड होगा इसके जली विलयन या हाइड्रेट कंपाउंड रंगीन होगा। ये खास बात है। तो ये बात है हमारे पास, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी कि रंग है, रंगीन है, और रंगीन को रंगीन है कि रंगहीन, ये पता लगाने का एक तरीका होगा। अब सवाल ये आता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से रंगीन तो हुआ, पर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में, कारण के बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी लाइन में लिखाता हूं कारण। पहली बात है, कोई यौगिक रंगीन क्यों होगा, क्योंकि उसके में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एकदम साफ शब्दों में छोटा सा आंसर देने की बात हुई। लेकिन जब हमें और गहरा आंसर देना हो तो हम ये कह सकते हैं, यहां पे कारण के बारे में बात करता हूं। कारण, संक्रमण
तत्वों के आयन प्रायः रंगीन होते हैं क्योंकि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर प्रकाश ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन का, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का डी संक्रमण होता है। सिंपल शब्द है और इसका क्या मतलब है इसको हम समझें तो ऐसा कुछ है। डी कक्षक, ये 5 कक्षक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला 3 जो होता है इसको कहते हैं T2G और अगले को कहते हैं EG। जब इसके पास इसको ऊर्जा मिलती है तो ये 2 भागों में बंट जाता है, यानी कि डी कक्षक 2 भागों में बंटता है इस तरह से, ये 2 भागों में बंटता है। तो इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर जब ये ऊर्जा लेता है तो वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तो प्रकाश की कुछ फ्रिक्वेंसी को, कुछ तरंग दैर्ध्य को ग्रहण करती है और फिर जब वो वापस आता है तो एक विशेष प्रकार का विकिरण निकालती है। इसके आधार पर ये एक रंग पैदा करती है। तो ये कारण है। लेकिन अगर आप ना लिख पाओ तो कम से कम इतनी बातें आप ज़रूर लिखो कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना और दूसरा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का डी संक्रमण होना। ये 2 शब्द को लिखना बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह से कौन सा आयन रंगीन है, कौन सा रंगहीन है, ये पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद ये पता चला किसका निकालोगे बेटा, आयंस का। और आयन का कैसे निकालना मैंने अभी बताया। अगर आप यहाँ पर नहीं सीख पाए हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बेसिक चीज़ें, यानी कि आपको शुरू से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता बनाने, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने वाला जो वीडियो दिया है मैंने उसको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रॉपर बनाने आ जाएगा, अच्छे से बनाने आ जाएगा, और जब इनको पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगा। तो पहली बात तो ये होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो रंगीन होगा, पहला कारण। डी संक्रमण होगा तो रंगीन होगा। लेकिन रंगीन है कि नहीं है ये पता लगाने का क्या तरीका है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है ये पता लगाना है। जैसे यहां पर लिखा है Cu+ है इस जगह पे, तो Cu+ में हमने देखा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, यानी कि रंगहीन है। स्कैंडियम Sc3+, Ti4+, ये रंगहीन है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये तो मैंने सिर्फ लिस्ट दिया है, आप प्रैक्टिस करके भी पता लगा सकते हो इसी तरह से। जैसे यहाँ पर मेरे को पता लगाना है जिंक कैसा है, अब मैं पता लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, रंगहीन है कि रंगहीन है। जिंक होता है, परमाणु क्रमांक 30 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। मैं जिंक 2+ कहूँ तो 2+ कहूँगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा बाहर से, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा मैं वहाँ से। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इस जगह से निकलेगा भाई। पहले 4s से निकलेगा तब 3d से निकलेगा, आपको पहले बता चुका मैंने। तो इस तरह से ये 0 हो गया। तो इसमें D में देखो, D पूरा भरा हुआ है, D कक्षक पूरा भरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, यानी कि रंगहीन है। किसी भी आयन को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता है, किसी भी आयन के बारे में बात कर सकते हो वो रंगीन है कि रंगहीन है। आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आना चाहिए और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को ढूंढने आना चाहिए। बस इतनी बातें ज़रूरी हैं। अब चलते हैं बेटा चुंबकीय गुण के बारे में बात करते हैं। चुंबकीय गुणों के बारे में बात करते हैं। कोई यौगिक
अनुचुंबकी कब होगा, कोई यौगिक प्रतिचुंबकी कब होगा, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो कोई यौगिक अनुचुंबकी तब होगा जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधा सा मतलब है। तो यहाँ इसी बारे में बात करते हैं। चलिए कि छोटा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ध्यान सुनिएगा। संक्रमण तत्वों के आयन एवं यौगिक प्रायः अनुचुंबकी होते हैं। क्योंकि इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। में अयुग्मित, अनपेयर, अकेला इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी बात है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा तो वो रंगीन क्या होगा, रंगीन भी होगा और अनुचुंबकीय भी होगा। दो गुणों को ये बताता है, दर्शाता है। तो यहाँ अगर मेरे पास पता लगाने की कौन रंगीन है, कौन अनुचुंबकी, कौन प्रतिचुंबकी, तो मैं उसी तरह पता लगाऊंगा। दूसरी बात है, चुंबकीय आघूर्ण कैसे पता लगाएं। चुंबकीय आघूर्ण के लिए एक फॉर्मूला है, कितना चुंबकीय होगा वो। चुंबकीय आघूर्ण, इसको म्यू से दर्शाएंगे। ये मान होगा √n+2। इसकी इकाई है बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन। अब ये यहां पर हम कहते हैं कि कौन सा उदाहरण देखते हैं। Cu+, Cu में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 28 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, तो 4s1, 3d10 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब Cu+ है, तो ये अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे। दूसरे तत्वों के साथ भी देखिएगा, मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रहा हूँ तो आपको शायद जल्दी समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और यह है 0। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, म्यू = √0, n की वैल्यू 0, 0+2, तो वैल्यू हो गया √0+2 0, यानी कि √0 का मतलब सीधा सा मतलब है इसकी वैल्यू हो गई 0 बोर मैग्नेट्रॉन, यानी कि ये प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय नहीं है, प्रतिचुंबकीय। इसकी चुंबकीय वैल्यू कितनी है, 0 है। ये चुंबक की तरफ आकर्षित ना होकर के प्रतिकर्षित होता है, चुंबक से दूर जाता है। तो ये हुआ। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में, Cu2+ को भी, और बाकी चीज़ों को आप देख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। Cu2+ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 एंड 3d9 होगा। अब मैंने कहा बार बार बच्चों, जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने नहीं आता है बिल्कुल सीखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई यहाँ पर 1। और अगर हम बोर मैग्नेट्रॉन की बात करें, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंटम की बात करें, तो कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो कितना होगा √1 1+2, वैल्यू हो गया √3।
√3 बोर मैग्नेटॉन इसका मान होता है। इसका मतलब है कि ये अनुचुंबकीय होगा। ये अनुचुंबकीय होगा, इंग्लिश में बोलें तो पैरामैग्नेटिक होगा। और यहां पर हम बात कर रहे हैं ये डायमैग्नेटिक, इंग्लिश में बोले तो डायमैग्नेटिक बोलते हैं प्रतिचुंबकीय को। ठीक है, तो ये हुआ। अब बोलें सर मेरे पास अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है Cu2+ से रिलेटेड जो भी यौगिक होगा वो अनुचुंबकीय होगा। उसकी चुंबकीय वैल्यू कितनी होगी? √3 के बराबर। लेकिन Cu+ से जो भी कंपाउंड होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बात करता हूँ, चलो Fe2+। एक प्रश्न मेरे पास है, यदि मैं थोड़ा सा प्रश्नों की संख्या बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलिए देखिए, यहां पर हमारे प्रश्न है कि चलिए एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई प्रश्न है हमारा Fe2+ Fe3+ में Fe2+ तथा Fe3+ में अधिक अनुचुंबकीय गुण किसमें होगा? ये प्रश्न हो सकता है, या सेम प्रश्न को दूसरे तरह से पूछें तो ऐसा हो सकता है। देखें, FeCl2 तथा FeCl3 में अधिक चुंबकीय गुण किसमें होगा? ऐसा ही प्रश्न होगा। तो ये पता लगाने का सीधा सा तरीका है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो अधिक अनुचुंबकीय होगा। तो चलिए वही काम करते हैं, एक बार आंसर करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आयरन के बारे में पता होना चाहिए। आयरन परमाणु क्रमांक होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब बात करते हैं Fe2+ के बारे में। तो Fe2+ में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अंतिम कोश का एनर्जी लेवल तो ये है, अंतिम एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल ये है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि 2 निकला, बाहर से निकलते हुए अंदर की तरफ से निकलेगा। बाहर पहले निकलते जाएगा और खाली होते जाएगा, बाहर से होते हुए अंदर की तरफ आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया भैया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d6। छह इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये जो अर्धपूरित है, एकल इलेक्ट्रॉन 4 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गया। अगर म्यू का वैल्यू रखना चाहते हो तो क्या होगा? n+2 के बेस पर हमारे पास क्या होगा? 4+2। ठीक है। अब देखो कितना हुआ इसमें, 4 दूनी 8, नहीं सर 4 2 6, 6 चौक 24, तो √24 बोर मैग्नेटॉन। ये अनुचुंबकीय है, ये तो पता चल ही गया है।
और कितना ज़्यादा है उसकी कितनी वैल्यू है, √424 के बराबर है। अब बात करता हूँ Fe3+ का। Fe3+ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s0 हो जाएगा। दो देखो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 1, तब तो टोटल मिलाकर के 3 निकल गया, 3d5। तो अब कितना हुआ, इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, और इसमें चेक करते हैं 5 कक्षक होते हैं डी में, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर है 5। अब इस आधार पर म्यू का वैल्यू कितना हुआ, म्यू का वैल्यू हुआ √5, 5 + 2 यानी कि √5 × 7 यानी 7 पंचे कितना हुआ, 5 × 35, 35 अंडररूट बोर मैग्नेट्रॉन। इससे सिद्ध होता है कि किसकी अनुचुंबकत्व अधिक है, अर्थात चुंबकीय प्रबलता यानी अनुचुंबकत्व लिख सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा शब्द होगा हमारे लिए, अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व होगा, किस में चल रहे हैं हम लोग, Fe2+ से Fe3+ का अधिक होगा। यानी हमारे पास सवाल ये हुआ कि हम जानते हैं Fe2+ में ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इसका 3+, तो हम अगर इस आधार पर लिखें तो FeCl2 से अधिक FeCl3 होगा। उत्तर सीधा सीधा मिलता है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आपको ढूंढना है और कुछ नहीं करना है आपको। इस तरह से काफ़ी आसान होता है ये चैप्टर में, ये कुछ टॉपिक जो है इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। तो जो बताया मैंने उसको अच्छे से सीखने की कोशिश करना, और हर बात का एक ही जवाब है बेटा, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने नहीं आया तो कितनों भी कुछ भी समझ लो, आप उस पर महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। अब ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं परिवर्ती होती हैं। संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं या ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य तौर पे परिवर्ती होती हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या हुआ, एक ही तत्व 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाती हैं। जैसे उदाहरण कॉपर Cu+ तथा Cu2+ ऑक्सीडेशन नंबर दर्शा रही हैं। आयरन Fe2+ तथा Fe3+ ऑक्सीकरण दर्शा रही हैं। Mn का +2, Mn+3, इसी तरह से Mn+4, Mn+5, Mn+6, Mn+7, अरे बहुत सारी ऑक्सीकरण संख्या दर्शा रही है एक ही तत्व। देखिए, तो इसको कहते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। ये एक ही तत्व की 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती हैं। अब सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण की तरफ चलेंगे। तो इसका कारण क्या है, परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करने का कारण क्या है, और कैसे हम पता लगा पाएंगे कि ये कौन कौन से प्रकार की, कितने प्रकार की ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाती हैं। तो इनके कारण की तरफ थोड़ा सा जानकारी रखना है। बहुत लंबा मैं लाइनें नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, कम लाइनों में पूरी बातें कहने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको आसान हो। जबकि आप पेड कोर्स वाले बच्चों को देखिएगा, मैं बहुत सारी बातें उनको समझाता हूं, बहुत सारी दिखाता हूं, क्योंकि वो बच्चा रेगुलर पढ़ने वाला है और वो बच्चा लाइन से पढ़ने वाला है। तो वो हर बात को पहले जो मैंने पढ़ा है वो पहले पढ़ा है, बाद में पढ़ा है वो बाद में पढ़ा है, और इस तरह से लाइन से वो पढ़ते हुए आगे बढ़ता है। अब आप सारे बच्चों को मैं कहूँगा कि आपकी पढ़ाई को कमज़ोर ना करूँ, आपकी पढ़ाई को बेहतर बना के रखूँ। इसके लिए मुझे करना पड़ता है कि कुछ बच्चे नए आते हैं हर एक क्लास में, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि इतनी बातें पढ़ाऊँ कि वो अपने एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट ला सके और उन बातों को समझ सके। अगर पिछली क्लासेस नहीं पढ़े हो तो भी आप सीख सको, इसलिए ये कोशिश पूरी की जा रही है। अब बात कर रहा था मैं, इसको ध्यान से सुनिएगा।
क्यों ऐसे परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करता है? तो मैं यहां पर लाइनें बोलूंगा। कारण, संक्रमण तत्वों के संयोजी कोश के NS कक्षक तथा उपांतिम यानी N-1 डी कक्षकों के मध्य ऊर्जा में काफी कम अंतर होता है। कम अंतर होता है, अतः दोनों ही कक्षकों के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करते हैं। जिससे संयोजी इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करते हैं, जिससे इनकी संयोजकता, या ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती होता है। लंबा ना लिखें तो बोल सकते दोनों की ऊर्जा बराबर होती है लगभग, इसलिए वो दोनों ही कक्षक के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात है कि डी कक्षक के अपूर्ण रूप से भरे होने के कारण यह परिवर्ती संयोजकता प्रवेश करती है। तो दो कारण जो मुख्य रूप से दिखाई देते हैं वो ये है, और भी बहुत सारी गहराई में बात कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में ये है, दो एस अंतिम कोश का एस कक्षक और उपांतिम का डी कक्षक दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर होने से दोनों आपस में सहयोगी रूप से परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। ये इसके कारण होते हैं। जैसे एक एग्जांपल में अगर मैं देखूं, आयरन को लेके चलता हूं तो आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ध्यान दें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर नजर आएगा S और इस जगह पे D। 6 1 2 3 4 5 6। ये D5 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को, अच्छा अब यहां पर ध्यान दें कि S का इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होगी, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा। S के दोनों इलेक्ट्रॉन दान हो सकते हैं। D का एक इलेक्ट्रॉन दान कर जाए तो D5 होने के लिए क्या होगा कि D5 हो जाएगा तो स्थायित्व ग्रहण कर लेगा, सम्मिति रूप से भर जाएगा। इस बात को बनाए रखने के लिए भी ऐसा करेगा। तो 2 और 1 3 धन 3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शा सकता है। तो इस तरह से
तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख करके एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसकी कौन सी ऑक्सीकरण संख्या दर्शा रही है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखते रहने पड़ते हैं और समझने पड़ेंगे। तो ये हुआ कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक को लेकर मैंने चला है। कुछ टॉपिक और भी बचे हुए हैं जिनको और भी समझना है, लेकिन जितनी बातें बताई गई उस पर फुल प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्ज़ाम में आप बेहतर आंसर कर पाएंगे। और कुछ यहाँ पर हम देखें, जैसे कुछ तत्वों का पहले प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों को हम लेके चलें, स्कैंडियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 है ओनली, क्योंकि डी कक्षक में एक D1 होने की वजह से ऐसा होता है। बाकी जगहों पर देखिए परिवर्ती संयोजकताएं, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर सबसे अधिक दिखाया जा रहा है। देखिए Mn की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देखें, या +2 +3 +4 +5 +6 +7 दिखाई दे रहा है। जिंक का एक ही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनको थोड़ी प्रैक्टिस ले लें तो स्कैंडियम का +3 है और जिंक का +2 है। ये तो प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों में स्कैंडियम और जिंक की ऑक्सीकरण संख्या निश्चित है, फिक्स है, लेकिन दूसरे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 2 या अधिक प्रकार के हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो जो चीज़ें देखा है, यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करता है, तो मैंने यहाँ पर इसका प्रश्न आपके लिए इसका आंसर लिख दिया है, तो इस कारण को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इन चीज़ों को थोड़ी प्रैक्टिस करना है और नोट्स ज़रूर बनाना है। आगे की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए मेरा ये जो संदेश है इनको ज़रूर देख लीजिएगा। आप ये संदेश क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रूर देखिए। हम स्टार बैच के बारे में बात करना चाहेंगे। स्मार्ट स्टडी है ये, यानी बेहतरीन स्टडी है जिसमें बच्चा कम मेहनत से, बेहतरीन मेहनत से बेहतर रिजल्ट लाता है और उसकी हर एक पढ़ाई, हर एक टॉपिक उनको समझ में आता है। इसको कहते हैं 2025-26 के एग्जाम के लिए है ये, 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए है स्टार बैच 2.0। इसके बारे में थोड़ी बताना चाहूँगा। इसमें क्लास आएंगी लाइव में, और वो जो लाइव क्लास हो जाएगा उस टाइम नहीं देख पाए तो वो आपको रिकॉर्ड हो जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग HD रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, यानी कि हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन क्वालिटी में आपको वीडियो मिलने वाली है। फिर बात करते हैं कि यार जब आप हमारा कोर्स लेते हैं ना पैड वाला, तो आपको 100% पूरा का पूरा हर एक लेक्चर आपको मिल जाता है, यानी कि ऑल चैप्टर रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं भैया कि आपको क्या महत्वपूर्ण मिलेगा। डाउट सेशन मिलती है, डाउट सेशन, जहां पर आपको किसी तरह का डाउट हो तो डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, यानी कि आप उस दिन आकर के अपनी प्रॉब्लम्स आप हमें पूछ सकते हैं। लगभग ये डाउट क्लियरिंग सेशन जो है सैटरडे या फ्राइडे को होता है। आप जब भी आप कोर्स लेंगे, जब 1-2 चैप्टर पढ़ लेंगे या लेक्चर पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग में कई तरह के डाउट्स आएंगे, तो वो डाउट हमें बता दें तो हम उस डाउट को क्लियर करेंगे इस जगह पे। फिर जीरो लेवल टू एडवांस की क्लास होंगी, यानी जीरो लेवल की क्लासेस से लेकर के एडवांस तक, यानी बेसिक से लेकर के एडवांस तक की आपको क्लासेस मिलने वाली है। क्लास नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और PDF नोट्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें भी PDF फॉर्म में ही मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे। रिवीजन होगा, जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो रिवीजन होता है, 1 शॉट मिलेगा, चैप्टर के अंत तक आपको रिवीजन 1 शॉट भी मिलेंगे। साथ में आपको मिलता है PYQs, यानी कि जो पिछले 4, 5, 6 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशंस बताए जाएंगे कि भाई इनको ये प्रश्न आए थे, देखिए कैसे आया हुआ है और इसको कैसे हल किया जाएगा एग्जाम में, वो पता चल जाए तो आने वाले साल में, यानी कि इस साल जो एग्जाम में पेपर जिस तरह से आएगा उनको हल करने में आपको मदद मिलती है, आप उसको समझ पाते हैं। वीरेंद्र कुमार रजक कह रहे हैं कि सर आपसे पढ़ के मैंने अच्छा स्कोर किया है। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। आगे चलें। हमारे ऐप का नाम है विक्रम हैप केमिस्ट्री और हमारे चैनल को हम इसको जब ओपन करेंगे, आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे तो आपको इस तरह का लोगो मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये कोर्स जो है अभी आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्काउंट में। वो है कि ये 1500 का कोर्स है बेटा, 999 मिलेगा। ये 1600 का कोर्स है 12 का, वो 999 मिलेगा। जल्दी करें, इसका लिमिटेड सीट है। याद रखिए एडमिशन अभी लेना है, जितनी जल्दी एडमिशन लेंगे उतना ही बेहतर होगा। इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने वाला है, आप वहां जाइए और ये ऐप ओपन करिए।
ऐप इंस्टॉल करिए। तो आज की बातें बस इतना ही। और हाँ, इस साल की पढ़ाई को बेहतर बनाइए, बहुत ज़रूरी है। पेड कोर्स 11th 12th का मिलने वाला है स्टार बैच के नाम से, नीट का मिलेगा, जीरो लेवल केमिस्ट्री का मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, याद रखना। एडमिशन के लिए हमें कॉल कर सकते हैं 96445620 क्या लिए 9644562030 और 9827497052। इस नंबर पर हमें कॉल करें। ये नंबर जो है सुबह, ये अब संडे को नहीं कोई उठाएगा, बता देते हैं आपको। हाँ, मंडे से सैटरडे तक शाम को 6 बजे तक, यानी 10 बजे से 6 बजे के बीच आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिस टाइम भी कॉल करेंगे। और जिनको भी एडमिशन लेना है कर सकते हैं, लेट मत करो, जितना लेट करोगे उतना महंगा होते जाएगा, आपको पता है ये बातें। तो आज की क्लास, बस आज की बातें ही इतने में समाप्त करते हैं। अगर किसी को कुछ कहना तो आप हमें बोल सकते हैं, किसी को कुछ कहना तो बता सकते हैं हमें। हाँ जी, शुभम कुमार सिंह, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं जी? हेलो हिमांशु संता से क्या है कोई? हाँ जी, क्या क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हम तो सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा चैनल केमिस्ट्री के लिए है और हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू।